नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसे राज्यों का संघ भी कहते हैं। पर क्या ये संघ, ये यूनियन हमेशा एकजुट रहता है? हम सबने सुना है कैसे हमारे ही देश में दो राज्य पानी की एक एक बूंद के लिए या जमीन के एक एक इंच के लिए दशकों से लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि सहयोग के इस वादे के पीछे ये टकराव की हकीकत क्यों है? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है। हमारा संविधान एक बहुत ही आदर्श तस्वीर दिखाता है, एक राज्यों का संघ जो मिलकर देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहां दशकों पुराने विवाद नासूर बन चुके हैं, जो सिर्फ विकास में ही रुकावट नहीं डालते बल्कि हमारे संघीय ढांचे की नींव को भी कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। तो आखिर इस विरोधाभास की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं? देखिए, समस्या को समझने से पहले उस आदर्श को जानना जरूरी है जिसकी कल्पना हमारे संविधान बनाने वालों ने की थी। भारत की नींव एक संघीय प्रणाली पर रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। इसी सोच को एक नाम दिया गया सहकारी संघवाद। आप इसे ऐसे समझिए जैसे केंद्र और राज्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दोनों को एक साथ एक ही दिशा में घूमना होगा। एक दूसरे से रेस लगाकर काम नहीं चलेगा। हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान इसी आदर्श को हकीकत में बदलने के लिए किए गए हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर लिखी बातें और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फासला होता है। भारत के इस संघीय ढांचे में यह फासला सबसे ज्यादा दो मुद्दों पर दिखाई देता है। एक है पानी और दूसरा है जमीन। यही दो चीजें आज भी हमारे राज्यों के बीच सबसे बड़े विवादों की जड़ हैं। ये विवाद मोटे तौर पर दो तरह के हैं। पहले हैं जल विवाद। अब भारत में 14 से ज्यादा बड़ी नदियां हैं जो एक से ज्यादा राज्यों से होकर बहती हैं। अब जाहिर है उनके पानी के इस्तेमाल और बंटवारे को लेकर झगड़े तो होंगे ही। और दूसरे हैं सीमा विवाद, जो राज्यों की बाउंड्री को लेकर हैं। इनकी जड़ें अक्सर इतिहास और भाषा की राजनीति से जुड़ी होती हैं। तो ये जल विवाद इतने पेचीदा क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह हमारे इतिहास में छुपी है। एक तो है अंग्रेजों की विरासत, जिन्होंने अपने हिसाब से फैसले थोप दिए। फिर जब 1956 में राज्यों की सीमाएं दोबारा खींची गईं तो पुराने पानी के बंटवारे के समझौते और उलझ गए। ऊपर से पानी आखिर किसके कंट्रोल में है, केंद्र या राज्य? इस पर संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से स्पष्टता भी नहीं है। और इन सब में घी का काम कर रही है पानी की लगातार बढ़ती किल्लत, जो इस लड़ाई को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। सीमा विवादों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई मनमानी लकीरों से हुई। फिर जब भाषा के आधार पर राज्य बने तो बेलगावी जैसे कई इलाके भाषाई और सांस्कृतिक चौराहे बन गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। अक्सर इन इलाकों में कीमती संसाधन भी होते हैं जो आर्थिक होड़ को और हवा देते हैं। और इन सब के ऊपर है राजनीति, जहां इन मुद्दों को अक्सर चुनावी फायदे के लिए जिंदा रखा जाता है। अच्छा, तो समस्याएं तो काफी गहरी हैं, पर क्या इनका कोई समाधान नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चुनौतियों के बारे में सोचा ही नहीं था? बिल्कुल सोचा था। चलिए अब उन संवैधानिक औजारों पर नजर डालते हैं जो इन विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे संविधान का अनुच्छेद 262। यह साफ साफ कहता है कि राज्यों के बीच नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी अंतिम जिम्मेदारी देश की सर्वोच्च विधायी संस्था यानी पार्लियामेंट को दी गई है। और इसी अनुच्छेद 262 के तहत 1956 में एक कानून बनाया गया। इसके अनुसार जल विवादों को सुलझाने का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले कोई राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है। फिर केंद्र सरकार पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करती है। अगर बातचीत फेल हो जाती है तो केंद्र एक अस्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल बनाता है। और आखिर में इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है और सभी पार्टियों को मानना पड़ता है। और समाधान सिर्फ पानी के विवादों तक ही सीमित नहीं है। संविधान में जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषदों और अंतर्राज्यीय परिषद जैसे सिस्टम भी बनाए गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य राज्यों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी के तहत 1956 में देश को 5 जोन में बांटा गया और ये क्षेत्रीय परिषदें बनाई गईं। इनके पीछे सोच ये थी कि पड़ोसी राज्य आपस में मिल बैठकर अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग करें और उन्हें सुलझाएं। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? हमारे पास समस्याएं हैं और उन्हें सुलझाने के लिए संवैधानिक तंत्र भी मौजूद हैं। तो फिर एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर ये सारे समाधान मौजूद हैं तो फिर ये विवाद दशकों तक सालों साल क्यों खिंचते रहते हैं? इस सवाल का जवाब एक नंबर में छिपा है और वो नंबर है 17। जी हां, 17 साल। कावेरी नदी के पानी के विवाद पर फाइनल फैसला आने में 17 साल लग गए। जरा सोचिए, एक पूरी पीढ़ी इस फैसले का इंतजार करती रही। बस ये एक उदाहरण ही काफी है ये दिखाने के लिए कि हमारी समाधान की प्रक्रिया में कितनी बड़ी खामियां हैं। इस देरी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली, प्रक्रिया में ही बहुत देरी होती है क्योंकि फैसला देने की कोई समय सीमा तय ही नहीं है। दूसरी, मामला अक्सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जिससे प्रक्रिया और भी लंबी खिंच जाती है। तीसरी, नदियों में असल में कितना पानी है इसका कोई भरोसेमंद डेटा ही नहीं होता जिस पर सब राजी हों। चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, इन मुद्दों पर जम के राजनीति होती है, जिससे समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और आखिर में फैसला सुनाने वाले ट्रिब्यूनल में अक्सर तकनीकी विशेषज्ञों की भी कमी होती है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस व्यवस्था को सुधारने और सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो इसका एक बड़ा जवाब 2019 के एक प्रस्तावित बिल में मिलता है। देखिए, जो 1956 का पुराना कानून था ना, वो हर नए विवाद के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बना देता था। कोई टाइम लिमिट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यह नया बिल क्या कहता है?
ये कहता है कि नहीं, अब हर विवाद के लिए अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा। और हाँ, टाइमलाइन भी होगी, एकदम सख्त। इसके साथ ही एक नेशनल डेटा बैंक बनाने की भी बात है ताकि पानी का सही सही हिसाब हो। तो कुल मिलाकर ये एक ज्यादा कुशल और डेटा पर आधारित सिस्टम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और सुधार सिर्फ पानी के विवादों तक ही सीमित नहीं है। सरकारिया और पुंछी कमीशन जैसे विशेषज्ञ पैनलों ने अंतरराज्य परिषद को और मजबूत करने की सिफारिश की है ताकि ये लगातार बातचीत के लिए एक परमानेंट बॉडी बन सके और हर तरह के संघर्षों को हल करने में मदद कर सके। और यहीं हम आज इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ नए कानून और समितियां बनाने से राज्यों के बीच दशकों पुराने जख्म भर जाएंगे, या फिर असली चुनौती उन गहरी राजनीतिक और ऐतिहासिक दरारों को पाटने की है जिसके लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नियत की भी जरूरत होगी? इसका जवाब ही भारत के सहकारी संघवाद का भविष्य तय करेगा।